नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम टिप्पणी पर साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करेंगे नूपुर के बयान पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया की। आखिर क्यों इतना तूल दे रहे हैं देश, जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं टिप्पणी पर साजिश। बीजेपी के दो नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब तक कई देश आपत्ति जता चुके हैं। इनमें ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया है। बीजेपी ने टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन ओआईसी ने भारत को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएं। अब सवाल यह है कि आखिर इस बयान को इस्लामिक देश इतना तूल क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले पर 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने भी आपत्ति जताई। ओआईसी ने भारत को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएं। भारत ने भी ओआईसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत इसे पूरी तरह खारिज करता है। भारत ने ओआईसी की टिप्पणी को प्रेरित, भ्रामक और शरारतपूर्ण बताया है। वहीं नीदरलैंड्स के सांसद और पार्टी फॉर फ्रीडम के अध्यक्ष गीट विल्डर्स ने ट्वीट कर कहा है कि भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नीदरलैंड्स के सांसद का यह बयान उचित है, क्योंकि एक पार्टी की प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयान को इतना तूल देना इस्लामिक देशों को संदेह के घेरे में लाता है। शायद उनकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है। स्पेशल डेस्क, न्यूज आवर। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक पार्टी की प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया, अगर पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की और उस पर कार्रवाई भी हो गई, तो इतना मिर्ची लगने वाली बात तो थी नहीं। इस्लामिक देशों ने जो हाय तौबा मचा रखी है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतना हाय तौबा मच रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज ओआईसी के जो देश हैं, उन्होंने मांग की है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठनों से कि भारत में जो मुसलमान हैं उन पर कार्रवाई न होने दी जाए, यानी कि वो खतरे में हैं। क्या आखिर साबित करना चाहता है ओआईसी? क्या भारत के मुसलमान असुरक्षित हैं भारत में? क्या साबित करना चाहता है? अगर इतने ही मुसलमानों की फिक्र है, तो चीन के उस मुसलमानों की तरफ भी इस संगठन को ध्यान देना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्ण मोहन झा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अनिल बुलचंदानी, जो बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जावेद अहमद, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम झा साहब से ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया है मुस्लिम देशों की तरफ से। इसके पीछे की साजिश क्या है सर? मैं समझना चाहूंगा पहले आपसे। देखिए, जिस ढंग से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये भारत की बात होती है। भारत में आपने देखा होगा कि बहुत एक स्तर पे उसका विरोध हुआ और विरोध शांत हो गया है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, विश्व में उन्होंने एक अलग स्थान बनाया है, तो कहीं ना कहीं इनको बात पच नहीं रही है और वो चाह रहे हैं कि इस माध्यम से वो दबाव बनाए। यदि यह बयान यदि किसी मंत्री ने कहा होता, किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा होता सरकार के, तो यदि इस पर तूल दिया जाता तो ज़्यादा
बड़ी बात होती। मगर एक भाजपा के प्रवक्ता द्वारा और एक टीवी डिबेट में, जब आप डिबेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर समय परिस्थिति काल, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा कि समय परिस्थिति काल क्या है, एंकर के प्रश्न क्या हैं और जो दूसरा आदमी है वो क्या जवाब दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से नूपुर शर्मा ने कहा कि बार बार उनको, उनके आराध्य को अपमानित किया जा रहा था, उनको ये सूझा नहीं, तो उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया। क्योंकि बीजेपी ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी धार्मिक महापुरुष का अपमान हो, और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। नूपुर शर्मा ने भी इसमें माफ़ी मांगी। अब इसके बाद ये बात का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से कतर, आप जान रहे हैं कि भोपाल की जितनी आबादी होगी उतना तो कतर है, और वो भारत को आंख दिखा रहा है, भारत पे कर रहा है। जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और आपने देखा होगा इसकी साजिश रची गई है। पाकिस्तान, ये भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान ने में बैठ करके इसकी पूरी साजिश रची गई, सोशल मीडिया में जिस ढंग से वायरल किया गया, तो कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। जी, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह की हरकत की जा रही है इस मुस्लिम कंट्रीज द्वारा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष यहां पर मौन क्यों है? यही सवाल है जावेद अहमद जी आपसे। क्या रुख है कांग्रेस का? कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है। जी 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 कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है। और जो इस तरीके की चीजें हैं, अब किस परिप्रेक्ष्य में फॉरेन की पॉलिसीज है, किस तरीके से लोग जो है भारत की तरफ इस बयान को लेकर के देख रहे हैं, मुझे खुद, मैं इस बयान का मतलब जो उन्होंने बाद में माफी मांग ली, सारी चीजें, और किस उसमें कहा, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो ओआईसी के जो सदस्य जो मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से बातों को उठा रहे हैं, वो बिल्कुल से चिंतनीय है। उस पर जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर उसके पीछे का मकसद क्या है। जी, मैं एक भारतीय होने के नाते और एक इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो है मुझे, लेकिन कांग्रेस की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर अब तक। नहीं, देखिए क्या कहेंगे इस पे? नहीं, आधिकारिक प्रतिक्रिया और कांग्रेस की नहीं आई है, बसपा की भी नहीं आई है, सपा की भी नहीं आई है। आप देखिए होंगे उत्तर प्रदेश में मेन विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी है, ज्यादा समय तक भारत पर राज करने वाली पार्टी है, सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, और मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, तो प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए। क्यों नहीं आई सर? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को एक इस मुद्दे में बिल्कुल से कोई ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई देती कि जिसपे कांग्रेस पार्टी जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया दे। जी, आपको गंभीरता नहीं दिखाई देती? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी मचाने की पूरी तैयारी चल रही है, पूरी साजिश चल रही है, आपको इतनी गंभीर नहीं लग रही है? आपके कहने का तात्पर्य है जी, हम जी अनिल मूलचंदानी जी, ये मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्या कि इस पर गंभीरता से विचार हो सके? ठीक है, अनिल मूलचंदानी जी से हम लेते हैं, हम आपके पास आएंगे, जावेद जी आपके पास आएंगे, और बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे मुझे आपसे करने हैं और उसका जवाब चाहिए सर। सर अनिल मूलचंदानी जी। जी, राहुल गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए तो वक्तव्य देने के लिए टीवी चैनलों पे वहां पर बैठ जाते हैं। उस पर तो उनको कुछ न कुछ बयानबाजी करनी होती है जिससे भारत का विरोध हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओआईसी संस्था है, इस संस्था को खड़ा कांग्रेस द्वारा किया गया है, विपक्षियों द्वारा खड़ा किया गया है कि आप भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का काम कीजिए। लेकिन नूपुर जी ने जो कुछ कहा उसकी निंदा चारों तरफ हुई, पार्टी ने उस पर कार्रवाई भी की, और भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र चलता है, सब सुखी रहे, और सनातन संस्कृति का सम्मान करने वाले लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म गुरु का अपमान करना भारतीय संस्कृति में नहीं आता और नहीं करना चाहिए। और अगर का अपमान जिस प्रकार से ज्ञान व्यापी के मुद्दे पे हो रहा था, वहां कुल्ले हो रहे थे, कोई उनको शिवलिंग कह रहा था, कोई उसको फुवारा कह रहा था। झा साहब ने जैसा कहा कि एक डिबेट के समय, जिस समय चर्चा होती है तो विचारों का आदान प्रदान होता है, तब किसी प्रवक्ता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसने कुछ भी वक्तव्य कहे, उसके लिए उन्हें क्षमा मांगी है। पर इस समय ये जो घटनाक्रम उसके बाद का घूमा है, तो भारत का विपक्ष ओआईसी संस्था के कंधे पर बंदूक रखकर ये राजनीति कर रहा है।
भारत की छवि, जिस प्रकार से कोरोना के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर सबको कोरोना वैक्सीन पहुंचाकर मदद की, जिस प्रकार से भारत की एक छवि जगत गुरु बनने के रास्ते पर बढ़ रही थी, इससे भारत का विपक्ष बौखला गया था। भारत का विपक्ष ये सोचता रहा कि क्या करे क्या करे। इसके लिए कई लोगों ने अपने अपने पृथक पृथक जो भी प्रयास करते रहे। कभी ओवैसी बयान देता है आकर भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। जी। मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि भारत के हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने की राजनीति लोगों के मुख्य सूत्र बन गया है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री कह रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बेटी जब अपने पिता की पीड़ा को देखकर भावुक हो जाती है तो भारत का प्रधानमंत्री उसे डॉक्टर बनने की प्रेरणा देता है कि अगर डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की जरूरत हो। ये सब जब भारत के अंदर भारत का मुसलमान भारत के जनता पार्टी के साथ खड़ा होता दिख रहा था, तो इस देश के इस्लामिक नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां बिल्कुल जिस तरीके से सिकती नजर नहीं आ रही थी, तो इनने भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों में वह मनस्यता पैदा करने की एक राजनीतिक षड्यंत्र प्रारंभ किया। मुझे लगता है ये सब उसी सूत्रधार, उसी सूत्र के अनुसार आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और भारत के लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। जी, भारत के लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, झा साहब, इन अनिल बुलचंदानी जी के इन वक्तव्यों के मायने समझा दीजिए आप। देखिए क्या रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अनिल जी काफी हद तक सही कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि विपक्ष कुछ भी कहिए, जो उसकी भावना राष्ट्र के साथ है और उनके योगदान को अपन किनारे नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने अभी जो अपनी यात्रा में, विदेश यात्रा में उन्होंने जो बात कही थी, लेकिन उससे इतर जिस ढंग से अभी इवन ओवैसी तक ने इस बात का विरोध किया है कि जो मुस्लिम देश जो कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और इसमें कहीं ना कहीं भारत की छवि लगातार खराब करने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसकी आस्था हो, वो यही चाहेगा, कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो यही चाहेगा कि भारत का मान विश्व में कायम रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका अपमान करे, उसके प्रधानमंत्री का अपमान करे और वहां के लोगों का अपमान करे। वहां बाहर बैठा आदमी ये तय करे कि क्या वहां हमारे यहाँ के मुस्लिम असुरक्षित हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश का 130 करोड़ नागरिक। आपने सही बात कही कि आखिर किसने अधिकार दिया है ओआईसी के जो देश हैं उनको कि हमारे देश में मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो डिसाइड करें। लेकिन निश्चित रूप से ये उनको अधिकार नहीं है। यदि हमारे यहाँ से आवाज उठती, एक बड़ा मुस्लिम तबका कहता कि नहीं साहब, ये तो हमारे पैगंबर का बहुत अपमान हो रहा है, हमें जीना दुभर हो गया है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती, बहुत बड़े बड़े दंगे भी होते, तो यदि ओआईसी इस प्रकार के हस्तक्षेप करता तो बात समझ में आती। लेकिन अचानक इस प्रकार का रिएक्शन, जब वो मामला पूरा शांत हो गया, सारी चीजें हो चुकी, और कल आपने देखा होगा कि भारत के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ कहा कि ये जो ओआईसी का इस प्रकार का वक्तव्य छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और हमें सिख घोर निंदा करते हैं। और मेरे को लगता है कि एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी इस बात की घोर निंदा करता हूं कि वो कोई बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तय नहीं करेगा। जी जी, जावेद अहमद जी, जब बात आपसे हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो पार्टी की प्रतिक्रिया के बारे में मैंने कहा कि अब तक कोई बयान आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। आप लोग सो रहे हैं, लेकिन नीदरलैंड को लगा है, नीदरलैंड के एक सांसद को लगा है कि इस पे कुछ बोलना चाहिए और उसने बोला भी है। कहा क्या है, सुन लीजिए। यह हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनका ट्वीट स्क्रीन पे चल रहा है सर। नीदरलैंड का सांसद बयान दे सकता है, राहुल गांधी विदेश जाकर के भारत के बारे में उल जलूल कह सकते हैं, और आज जब स्थिति ये आ गई तो बयान देने से क्यों बच रही है कांग्रेस? आपसे जवाब चाहिए। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं थी, आप दूसरे प्रवक्ता के पास चले गए थे। जी।
मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान इसलिए नहीं आया कि टीवी डिबेट के इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। हमारा आपसी मसला है, जैसा कि हमारे भाजपा के भी प्रवक्ता कह रहे थे कि वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही, वही बात मैं भी कह रहा था कि टीवी डिबेट के मसले को इतना ऊपर ले जा करके उस पर डिस्कशन करना या उस पर कोई टीका टिप्पणी करना जो है कहीं से कोई उचित नहीं है। दूसरी चीज, लेकिन सवाल ये है कि ऊपर पहुंच चुका है ना सर। नहीं, आप क्यों ऊपर ले जाना नहीं है, ऊपर पहले से पहुंच चुका है, जिनको पहुंचाना है पहुंचा दिए हैं। चुका है तो हम भी तो भारत सरकार के साथ ही खड़े हुए हैं। हमको भी भारत की निंदा की चिंता है, हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारी तरफ आंख दिखाए। हम भी तो कुछ बोलना चाहिए ना सर, कुछ बोलना चाहिए ना, कुछ बयान जारी करने चाहिए ना इस तरह के कि हमारे आंतरिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है ओआईसी के लोगों को उकसा रही है। मतलब हर चीज में कांग्रेस पार्टी, अगर आप अच्छा करते हो तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अगर आपके एम्स से कोई बच्चा पढ़ करके कुछ काबिल बनता है तो वो कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है। अगर आईटी का कोई बच्चा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है। आपको सूचना का अधिकार है तो कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है। लेकिन अगर आपको विदेश से भी कोई आंख दिखाता है तो कांग्रेस पार्टी का योगदान उसमें आपको दिखाई देने लगता है। ये इस तरीके की जो दोहरी राजनीति का मापदंड है कांग्रेस पार्टी के प्रति, उसको साफ करना पड़ेगा। नहीं तो आखिर ये बातें क्यों आ रही हैं, क्यों बातें आ रही हैं? जी, हम कृष्ण मोहन झा साहब से समझना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस के सामने इस तरह का संकट क्यों खड़ा हो पा रहा है इस समय। देखिए देवेंद्र, जावेद जिस हद तक बात कर रहे हैं मैं उनसे बहुत सहमत हूं जी कि किसी के योगदान को चाहे वो दरकिनार करना सही नहीं है। क्योंकि यदि मान लीजिए आज हम अपने पूर्वजों की बात करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो गलत है। यदि इस देश की स्थिति जब कांग्रेस ने जब संभाली थी, कांग्रेस सरकार पे थी, तो उससे काफी समय तक शासन किया है और आज हम जो देख रहे हैं देश में बदलाव है, काफी हद तक उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो बात जब आई तो इसमें निश्चित रूप से कोई विपक्ष, मैंने आपसे कहा ना कि 130 करोड़, कांग्रेस तो दूर जाइए, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, कोई नहीं चाहेगा कि विदेश में भारत की बदनामी हो, भारत के राष्ट्र का अपमान हो। क्योंकि ये आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है हर व्यक्ति जी। तो बिल्कुल अनिल जी ने बात कही, अनिल जी का पक्ष हो सकता है जो कि वो राजनीतिक प्रवक्ता हैं, इस नाते उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये ऐसा समय है जिसमें सभी दल को अब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे बयान भी आ रहा है और मेरे को लगता है कि कांग्रेस इस बात में मुखरता से सरकार के साथ है और साथ होना भी चाहिए। क्योंकि जब बाहरी आदमी जब किसी बात को करता है तो हमें एकजुट होकर के इस प्रकार का वो करना चाहिए और वो हमको देखने को मिल भी रहा है। अभी हमने अभी जो टीवी डिबेट जो चल रही है उसमें भी देखा है कि हर कोई ने ओआईसी की निंदा की है और ये स्वागत है। और हमें लगता है कि मिल करके इस प्रकार की चीजों की, जब तक हम मिल करके यदि हम इस प्रकार की आरोप लगाएंगे कि देवेंद्र जी का इसमें ये रोल है, इसमें इसका रोल है, तो कहीं ना कहीं हम कमजोर होंगे। हमें सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से, क्योंकि जो हमको बांटना चाहता है, हमको एक अलग जो हमारी जो स्थिति बन रही है विश्व में, एक अलग स्थान बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की मंशा है कि एक विभाजन पैदा करे, हिंदू मुस्लिम की स्थिति निर्मित करे, तो उसको हमें मिल करके रोकना चाहिए, ना कि हमको उसको हवा देना है। तो मेरे को लगता है कि जावेद बहुत सही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल सरकार के साथ है, इस बात का वो ओआईसी का विरोध कर रही है। तो मुझे लगता है कि उनको आज नहीं तो कल उनका ऑफिशियल बयान भी आ जाएगा इस मामले पे। ठीक है। अनिल मूलचंदानी जी, आपको ये क्यों लगा, ये कैसे लगा कि ओआईसी के पीछे कांग्रेस का हाथ है? देखिए मेरे भाई जावेद जी ने बहुत अच्छा कहा कि कांग्रेस को भी भारत के प्रधानमंत्री या भारत का अपमान अपना अपमान लगता है, परंतु जो राहुल गांधी जी पल पल में ट्वीट करने में उनका हाथ नहीं रुकता, उनकी उंगलियां नहीं रुकती, उन प्रधानमंत्री जी के समर्थन में उनकी उंगलियां क्यों टिक जाती हैं? वो आखिर क्यों बयान नहीं देते कि भारत की निंदा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी? मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को दरकिनार साइड कीजिए 1 मिनट के लिए, परंतु भारत पर कोई उंगली उठाएगा, भारत के संविधान पर कोई उंगली उठाएगा, भारत के बारे में कोई करेगा, तो जो ट्वीट मास्टर हैं वो उनका ट्वीट इस समय क्यों रुका हुआ है? अगर कांग्रेस भारत के साथ खड़ी है तो कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे क्यों समर्थन में सामने नहीं आ रहे? तो जब आप समर्थन में नहीं आ रहे हो तो उंगली आपकी तरफ जाएगी, स्वाभाविक जाएगी।
और अगर जावेद जी ने कहा है, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसा कहने का साहस जुटाया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के, इस देश के सभी नेताओं को, हम राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे के ऊपर विरोधाभास राजनीति करते रहेंगे, उसके बहुत सारे मुद्दे आएंगे, परंतु भारत के संविधान को, भारत की जाति संप्रदाय में स्नेह भाईचारे पर अगर कोई कटाक्ष करे तो इस देश के सभी राजनीतिक दलों को एक धारा में आकर खड़ा होना चाहिए। इस देश की जनता उनसे ये उम्मीद करती है। जी, देश की जनता उम्मीद करती है और विपक्ष से भी उम्मीदें यही हैं पूरे देश की कि वो सरकार के साथ खड़ी होगी, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता जा रहा है। सवाल सर हम कृष्ण मोहन झा से जी आपसे ही पूछना चाहते हैं कि एक तरह से दबाव की राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की गई थी, ये कि कई वीडियो भी इस तरह के आए हैं कि भारतीय सामानों का बहिष्कार अरब देश कर रहे हैं, अरब कंट्री जो हैं वो भारत के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भारत के सामानों का वो बहिष्कार कर रहे हैं और व्यापार पे अगर जो कुछ प्रभाव पड़ता है भारत और अरब देशों के, गल्फ कंट्रीज जो हैं उनसे, तो नुकसान क्या होगा भारत का? देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं आपसे पूछ लूं कि नुकसान उनको भी होगा, तो उनको क्या होगा? देखिए देवेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और ये बहुत गंभीर बात है। आप इस बात को देखिए कि जो वर्तमान परिस्थिति है, भारत की जो निकटता रूस के साथ है, जिस ढंग से रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद हुआ, उसमें जो मोदी जी ने हस्तक्षेप किया और उनकी जो स्थिति बनी विश्व में, तो कहीं ना कहीं एक विश्व के बड़े लीडर के रूप में हुई है। और जो आप जानते हैं कि जो बहुत बड़े मात्रा में यदि हम तेल यदि लेते हैं तो अरब कंट्री से लेते हैं और वो हम पे निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही उनके ऊपर निर्भरता है। यदि हमने रूस से लेना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा जी, और लंबे समय से ये डील चल भी रही है जी। तो यही एक अवसर उनको मिला कि इस माध्यम से, OIC के माध्यम से दबाव बनाए और कहीं ना कहीं ये लगे कि जो भारत का झुकाव रूस के साथ है तो वो थोड़ा कमजोर पड़े जी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो विदेश नीति है, खासतौर पर जो अरब कंट्रीज की जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, तो उनका ये हो सकता है कि दबाव क्रिएट करें। और ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत सारी चीजों पे उनकी निर्भरता बनी हुई है जी। आज आप देखिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा बाजार यदि कोई है तो चीन के बाद यदि कोई है तो वो है इंडिया जी। और इंडिया पे सारे, आप चाइना पे हमने जब रोक लगाई, चाइना के प्रोडक्ट पे हमने जब दिवाली पे प्रतिबंध की बात करी तो कितना बड़ा असर पड़ा जी। तो यदि हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि कतर और ये जो छोटे छोटे देश हैं जी, ये भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है। ठीक है, इनको यानी भारत को बहुत विशेष नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान खड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए भी खड़ा हो जाएगा। अगर हमें नुकसान होगा तो वो देश भी नहीं बचेंगे, उनको भी नुकसान होगा ही। इसलिए व्यापार के मामले में तो बराबर की हिस्सेदारी है। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि OIC के देश भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी, हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि एकजुट होकर उनका विरोध करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।